नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी साहित्य अड्डा पर। आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने कानों में कंगना कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं इस ओर। कानों में कंगना कहानी के रचनाकार राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह है। कानों में कंगना इनकी प्रथम तथा सर्वाधिक चर्चित एवं मार्मिक कहानी है, जो इंदु पत्रिका के जुलाई 1913 अंक में प्रकाशित हुई थी। उनके प्रथम कहानी संग्रह कुसुमांजलि में कानों के कंगना के अतिरिक्त सूरबाला, बिजली, मरीचिका और वीरबाला नामक कहानियाँ संग्रहित थी। रामचंद्र शुक्ल ने कानों में कंगना को एक अत्यंत भावुकतापूर्ण कहानी कहा है। वहीं डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार कानों में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित एक भावुकतापूर्ण कहानी है। कहानी के पात्रों में किरण, नरेंद्र, योगेश्वर, जूही, मोहन तथा किन्नरी शामिल हैं। इसमें कथानायक नरेंद्र द्वारा अपनी पत्नी की उपेक्षा तथा किन्नरी नामक वेश्या के प्रति आकर्षित होने तथा बाद में पश्चाताप की कथा वर्णित है। कानों में कंगना का आरंभ बेहद आकर्षक है और अंत दुखद है। कहानी का आरंभ एक प्रश्न से होता है, जिसमें नरेंद्र किरण से पूछता है कि किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? जिसके जवाब में किरण अपने बालों को हटाकर बोलती है, कंगना। किरण कहानी की केंद्रीय पात्र है, जो हृदय और चेहरे से कोमल और बहुत सुंदर है। कहानी में लेखक ने किरण को भोरी कहा है। भोरी का अर्थ है भोलापन, किंतु यहाँ लेखक स्पष्ट करता है कि दुनिया जिसे भोरी कहती है, किरण वैसी भोरी नहीं है, अपितु वह उस फूल के समान है जो वन में प्रकृति के हाथों लगाए गए हैं, और इन फूलों का लालन पालन प्रकृति ने स्वयं किया है, जिस कारण यह निश्चल और स्वतंत्र है। वैसे ही किरण भी निश्चल और स्वतंत्र प्रेम से भरी हुई है। कहानी में नरेंद्र के पिता और योगेश्वर बचपन के साथी थे, जिस कारण नरेंद्र अपने पिता की आज्ञा अनुसार योगेश्वर के पास जाकर अपने धर्म के सारे ग्रंथ का अध्ययन कर रहा था। एक दिन योगेश्वर नरेंद्र के कंधों पर हाथ रखकर गद्गद स्वर में बोलते हैं कि नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। यह कहकर उन्होंने किरण का हाथ नरेंद्र के हाथों में रख दिया और स्वयं अश्रु भरे नयनों के साथ चल दिए। मुरादाबाद में रहते हुए नरेंद्र एक दिन मोहन के साथ नाच देखने गया। तब वह वहाँ एक किन्नरी से मिलता है, जिसे देखते ही वह मंत्रमुग्ध हो गया और वह सब कुछ छोड़ उस किन्नरी के पीछे पागल सा हो गया। नरेंद्र किन्नरी के प्रति अपनी वासना में सब कुछ खो बैठता है। कहानी में वह स्वयं स्वीकारता है कि वर्षों की धर्म शिक्षा, बाप दादा की पद प्रतिष्ठा तथा पत्नी के साथ पवित्र प्रेम सब एक साथ वासना के कुंड में भस्म हो गए। जब किरण को नरेंद्र द्वारा किन्नरी के प्रति आकर्षित होने की बात पता चलती है, तो वह पछाड़ खाकर जमीन पर जा गिर पड़ती है। इस कहानी में नरेंद्र का किन्नरी के प्रति वासना का भाव उसके प्रेम को खत्म तो करता ही है, साथ ही उसको जीवन भर का पछतावा भी देकर चला जाता है। कानों में कंगना के माध्यम से लेखक ने एक निश्चल और त्यागपूर्ण प्रेम को दिखाया है। यह कहानी वासना और प्रेम में भेद को स्पष्ट करते हुए पुरुषों के आकर्षण में खोए रहने की कमजोरी का चित्रण भी करती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज के दूसरे पक्ष को भी दिखाया है कि जब प्रेमी के अंदर किसी और के प्रति वासना आ जाती है, तो कैसे पवित्र प्रेम में बड़ा हुआ दाम्पत्य जीवन बिखर जाता है, साथ ही साथ घर का सुख चैन भी खो जाता है। कानों में कंगना पहनने का तथ्य अपने विरोधाभास के कारण कौतूहल पैदा करता है, और वहीं
कहानी के अंत में करुणा का भाव व्यंजित करता है। प्रकृति और नारी सौंदर्य का भावोच्छ्वसित वर्णन कहानी को और भी यथार्थ से दूर ले जाता है। कहानी में कई जगह लेखक भी स्वयं नरेंद्र के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। कहानी में उद्धृत कुछ प्रमुख कथनों को भी यहाँ दिखाने का प्रयत्न किया गया है, जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। पहला कथन है, किरण तुम्हारे कानों में क्या है? उसके कानों से चंचलट को हटाकर कहा, कंगना। अरे कानों में कंगना? सचमुच 2 कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। यह कथन कहानी के आरंभ से लिया गया है। अगला कथन है, ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है, सुंदर नहीं अपरूप सुंदर है। वह प्रमोद वन के विलास निकुंजों जैसा सुंदर नहीं, वरंच चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। इसी प्रकार अगला कथन है, इसी वन में एक कुटी बनाकर योगीश्वर रहते थे। योगीश्वर योगीश्वर ही थे। यद्यपि वह भूतल पर ही रहते थे, तथापि उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। यहाँ जिस वन की बात की जा रही है, वह ऋषिकेश के पास जो सुंदर वन है वही है, जिसमें योगीश्वर कुटी बनाकर रहते थे। अगला कथन है, कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। परीक्षाओं की दृष्टि से यह कथन काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहानी से उद्धृत अगला कथन है, किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुस्तर था। एक लपट जो लगती किसी नशा सी चढ़ जाती। प्रस्तुत कथन के माध्यम से लेखक ने किन्नरी के आकर्षक रूप का वर्णन किया है। अगला कथन है, चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई, आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाय खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। यह कथन कहानी के अंत को बयां करता है, जब कहानी की नायिका मृत्यु को प्राप्त हो जाती है और नरेंद्र के पास आत्मग्लानि के अलावा कुछ नहीं बचता। इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।